रात के सन्नाटे में हवेली का दरवाजा अचानक चरमराते हुए खुला। अंदर फर्श पर खून के ताजा निशान थे और दीवार पर कांपती रोशनी में एक ही सवाल लिखा था, सातवां खून किसका होगा। तभी उस अंधेरे कमरे से पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है। कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्दों की आवाज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमय और खौफनाक कहानी जिसमें छिपे हैं 7 कत्ल, 7 राज और एक ऐसी औरत जिसका सच जानना आसान नहीं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर आपका सामना होगा रहस्य, डर और सस्पेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास से खूनी औरत का 7 खून। दुलारी मेरा नाम है और 7 खून करने के अपराध में इस समय मैं जेल खाने में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। मैं जाति की ब्राह्मणी, पर कौन सी ब्राह्मणी हूँ यह बात अब नहीं कहूँगी। मैं अभी तक कुमारी हूँ और इस समय मेरा वयस 16 बरस के लगभग है। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे, पर किस गांव में वे रहते थे इसे अब मैं नहीं बतलाना चाहती, क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूँ उस दशा में अपने वैकुंठवासी माता पिता का पवित्र नाम प्रकट करना ठीक नहीं समझती। 3.5 महीने से मैं जेल में पड़ी हूँ। जिस समय मैं अपने गांव से चलकर एक दूसरे गांव के थाने पर गई थी, वह अगहन का उतरता महीना था और अब यह फागुन मास बीत रहा है। मेरा नाम इस समय कई तरह से प्रसिद्ध हो रहा है। कोई मुझे खूनी औरत कह रहा है, कोई 7 खून पुकार रहा है, कोई रणचंडी बोल रहा है और कोई चामुंडा बतला रहा है। बस इसी तरह के मेरे अनेकों नाम अदालत और जेल खानों के लोगों की जीभों पर नाच रहे हैं और इन्हीं नामों से मैं प्रायः पुकारी भी जाने लगी हूँ। यह सब तो है, पर ऐसा क्यों हुआ और 7 खून करने का अपराध मुझे क्यों लगाया गया, यही बात मैं यहाँ पर कहूँगी। मैं अपने गांव से चलकर दूसरे जिस गांव के थाने पर खून की रिपोर्ट लिखाने गई थी, उसी गांव पर एक अंग्रेज अफसर के सामने मेरा बयान कानपुर के कोतवाल साहब ने लिखा था। फिर वहां से मैं पुलिस के पहरे में कानपुर लाई गई और कोतवाली की काल कोठरी में रखी गई। फिर कई दिनों के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हो गया, तब मैं जेल खाने भेज दी गई और कुछ दिनों के पीछे दौरे सुपुर्द की गई। कई पेशियां दौरे में भी हुई और महीनों तक मुकदमा चलता रहा। अंत में मुझे फांसी की आज्ञा सुनाई गई और मैं जेल खाने के काल कोठरी में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। पर यह बात मुझे स्मरण न रही कि किस दिन मुझे फांसी पर लटकना होगा। उस दंडज्ञा के होने के 10-15 दिन पीछे मैंने एक दिन जेलर साहब से यूं पूछा कि मुझे किस दिन फांसी होगी। इस पर उन्होंने हंसकर यह जवाब दिया, अभी उसमें देर है, फांसी की तारीख 1 मई है, पर तुम्हारे किसी मददगार बैरिस्टर ने जज साहब के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की है, इसलिए अब जब तक हाईकोर्ट का आखिर फैसला ना हो तब तक फांसी नहीं दी जाएगी। जेलर साहब की ये बात सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और उनसे यूं कहने लगी, क्यों साहब, मैंने तो अब तक किसी भी वकील बैरिस्टर को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं खड़ा किया और अदालत के कहने पर भी वैसा कोई प्रबंध नहीं किया गया था।
वैसी अवस्था में फिर मेरी ओर से किस बैरिस्टर ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है? यह सुनकर फिर जेलर साहब ने कहा, जिस बैरिस्टर ने तुम्हारी तरफ से अपील दायर की है वह आज दोपहर को तुमसे खुद आकर मिलेगा। बस उसी की जबानी तुमको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यूं कहकर जेलर साहब एक ओर चले गए और मैं मन ही मन यूं सोचने लगी कि अरे मुझ अभागिन के लिए परमेश्वर ने किसे खड़ा किया, जो मेरे लिए आप ही आप उठ खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब मैं पहुंचाई गई थी तब मैंने यह देखा था कि सैकड़ों वकील मुख्तार मेरे मुकदमे का तमाशा तो खड़े होकर देख रहे थे, पर मेरे लिए किसी माई के लाल ने भी दो बोल नहीं कहे। यहां तक कि हकीम ने मुझसे यूं कहा था, यदि तू चाहे तो अपने पक्ष समर्थन कराने के लिए किसी वकील मुख्तार को अपनी ओर से खड़ा कर ले। परंतु मैंने यूं कहकर इस बात को अस्वीकार कर दिया था, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है और जो कुछ सच्ची बात है उसे मैंने कह ही दिया है। ऐसी अवस्था में फिर मुझे वकील मुख्तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात जजी में भी हुई थी, अर्थात वहां पर भी सैकड़ों वकील बैरिस्टर मेरे मुकदमे का तमाशा तो देख रहे थे, पर मेरे पक्ष समर्थन के लिए कोई भी वीर आगे नहीं बढ़ा था। यही सब रंग ढंग देखकर अदालत के कहने पर भी मैंने किसी वकील या बैरिस्टर को अपनी ओर से नहीं खड़ा किया था। इसमें एक बात और भी थी, और वह यह थी कि मेरे पास एक फुटी कौड़ी न थी। फिर वैसी अवस्था में वकील बैरिस्टर क्यों ही कर लिए जाते। इसी तरह की बातें मैं देर तक सोचती रही। इतने में एक कांस्टेबल मुझे नित्य की भांति दूध दे गया, जिसे पीकर मैंने संतोष किया। उसी समय घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए। जिस तरह की कोठरी में मैं बंद की गई थी वह इतनी छोटी थी कि उसकी छत खड़े होने से माथे में लगती थी और उसमें हाथ पांव फैलाकर सोना कठिन था। उसकी 3 ओर पक्की दीवार थी और चौथी और लोहे का मजबूत दरवाजा था, जिसमें 3-3 इंच की दूरी पर मोटे मोटे लोहे के छड़ लगे हुए थे। मुझे जेल खाने के ढंग का एक मोटा और चनाना कपड़ा दिया गया था, जिसे मैं पहरे हुई थी। जेलर साहब एक बंगाली थे। उनका वयस 50 के पार था और वो मेरे साथ बड़े भलमनसी का बर्ताव करते थे। जेल के और सिपाही भी सहूलियत से ही पेश आते थे। मुझे कोई कष्ट न था और मैं बड़े धीरज के साथ अपना दिन बिताती थी। मुझे फांसी की टिकटी पर चढ़ने या मरने का तनिक भी डर न था, क्योंकि इस सोचनीय दशा को पहुंचकर मैं अब जीना नहीं चाहती थी। पर जब जेलर साहब की बात पर मेरा ध्यान जाता तो मैं बहुत ही आश्चर्य करने लगती कि अरे, मुझ अभागिन के लिए नारायण ने किस दयावान को खड़ा किया है। अस्तु जब मैं दूध पी चुकी तो मैंने क्या देखा कि जेलर साहब 2 भले आदमियों के साथ मेरी कोठरी की ओर आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक आदमी 2 कुर्सियां लिए हुए चला आ रहा है। मेरी कोठरी के आगे दलान में वे दोनों कुर्सियां डाल दी गईं और जेलर साहब ने मेरी ओर देखकर यूं कहा, दुलारी, इन दोनों भले आदमियों में से जो काला चोगा पहरे है और बड़ा सा टोप लगाए हुए है, ये ही तुम्हारे बैरिस्टर है, और जो सादी पोशाक पहरे और मुरेठा बांधे हुए हैं, ये सरकारी जासूस हैं। ये लोग जो कुछ तुमसे पूछें उसका तुम मुनासिब जवाब देना। अभी 12 बजे हैं और ये दोनों 5 बजे तक, अर्थात 5 घंटे तक यहाँ ठहर सकेंगे। बस
जब ये लोग यहाँ से जाने लगेंगे तब यही आदमी जो कुर्सियां लाया है मुझे इत्तला कर देगा और तब मैं आकर इन दोनों साहबों को जेल से बाहर कर दूंगा। बस इतना मुझसे कहकर जेलर साहब ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, रतन, तुम यहीं ठहरना और जब ये दोनों साहब जाने लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। यूं कहकर जेलर साहब तो वहां से चल दिए, पर उनका आदमी रतन मेरी कोठरी के आगे वाले बरामदे में बंदूक कंधे पर धरकर टहलने लगा। वे दोनों भले आदमी अर्थात बैरिस्टर साहब और जासूस साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और मैं अपनी कोठरी में जंगले के पास खड़ी रही। मेरे साथ उन दोनों आदमियों की क्या क्या बातें हुई, उनके लिखने के पहले मैं उन दोनों साहबों की सूर्य शक्ल का कुछ थोड़ा सा बयान यहाँ किए देती हूँ। काले रंग का चोगा पहरे और अंग्रेजी टोप लगाए हुए जो बैरिस्टर साहब थे, वे मेरे अंदाज से 24-25 बरस से ज्यादा उम्र के कभी ना होंगे। वे दुबले पतले, खूब गोरे और लंबे कद के बड़े सुंदर जवान थे और अभी तक उन्हें अच्छी तरह मूछें नहीं आई थी। और वे जो दूसरे जासूस साहब थे वे खूब मोटे, कुछ नाटे कद के, सांवले रंग के और 60 बरस के बूढ़े पंजाबी मालूम होते थे। उनकी कानों पर खिंची हुई दाढ़ी और मूछों के बाल कुछ सफेद हो गए थे और उनके मुखड़े के देखने से मन में उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा होंगे लगती थी। जब कहने ही बैठी हूं तब कोई भी बात मैं ना छुपाऊंगी और अपनी जीवनी की सारी बातें खोलकर लिख डालूंगी। इससे इसके पढ़ने वाले चाहे मुझे किसी दृष्टि से देखें, पर मैं अपनी जीवनी की किसी बात को भी नहीं छुपाऊंगी। तो मेरे इस कहने का क्या अभिप्राय है? यही कि भाई दयाल सिंह जी को देखकर मेरे मन में उन पर जैसी श्रद्धा हुई थी वैसी ही बैरिस्टर साहब को देखकर उन पर भक्ति भी हुई थी। वह भक्ति बड़ी पवित्र, बड़ी पक्की और बड़ी ही हृदय ग्रहणी थी। पर मुझे देखकर उनके मन में कैसे भाव का उदय हुआ था, इसे तो उस समय वे ही जान सकते थे। वे रह रहकर मुझे सिर से पैर तक निरखते, भरपूर नजर गड़ाकर मेरी ओर देखते और मुंह फेर फेर कर इस तरह ठंडी ठंडी सांसें भरने लगते थे कि जैसे मैं भली भांति समझ सकती थी। अस्तु, अब उन बातों को अभी रहने देती हूँ। अब यह सुनिए कि कुर्सियों पर बैठ जाने पर उन नौजवान बैरिस्टर साहब ने मुझे सिर से पैर तक फिर अच्छी तरह निखर कर पूछा, दुलारी तुम्हारा ही नाम है? मैंने धीरे से कहा, जी हाँ। वे बोले, अच्छा, तो और कुछ पूछने के पहले मैं अपना और अपने साथी का कुछ थोड़ा सा परिचय तुम्हें दे देना उचित समझता हूँ। यद्यपि हम दोनों लोगों का कुछ थोड़ा सा परिचय जेलर साहब तुमको दे भी गए हैं, पर तो भी मैं अपने ढंग का अपना और अपने साथी का कुछ परिचय दे देना ठीक समझता हूँ। सुनो, ये मेरे साथी सरकारी जासूस हैं। ये जब 20 बरस के थे तभी से सरकारी जासूसी में महकमे में भर्ती हुए थे, जिस बात को आज 40 बरस हुए हैं। अर्थात मेरे साथी की उम्र इस समय 60 बरस की है और ये 32 बरस तक सरकारी नौकरी करके बड़ी नेक नामी के साथ पेंशन लेकर अपने घर पर रहते हैं। इनका नाम भाई दयाल सिंह जी है। ये पंजाबी सिख हैं और इन्हें सरकार ने राय बहादुर की पदवी से सम्मानित भी किया है। इनके 4 लड़के हैं और वे चारों युक्त प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के पद पर सुशोभित हैं। इनके सबसे छोटे लड़के भाई निहाल सिंह, जो आजकल प्रयाग के डिप्टी कलेक्टर हैं, मेरे बड़ी गहरी दोस्ती है और उन्हीं की बड़ी कृपा और प्रेरणा से उनके ये बूढ़े पिता भाई दयाल सिंह जी इस बुढ़ौती की उम्र में अपने घर के सारे आराम को दूर रखकर इस जाड़े पाले में तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आए हैं। 1 सप्ताह में
लगभग हुआ होगा कि तुम्हारी विपत्ति का सारा हाल मुझे मेरे मित्र भाई निहाल सिंह जी डिप्टी कलेक्टर से मालूम हुआ, और उन्होंने मुझे पायनियर अखबार दिखलाया जिसमें तुम्हारे मुकदमे का पूरा हाल लिखा हुआ था। उसी समय उन्होंने मुझे तुम्हारे बचाने के लिए बहुत कुछ कहा और अपने इन्हीं बूढ़े पिता को तार देकर प्रयाग बुलाया। बस इनके आ जाने पर मैं यहाँ आया और तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात देखकर इन्हें तो यहीं छोड़ दिया, और मैं फिर इलाहाबाद वापस जाकर जज के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसके बाद मैं फिर यहाँ वापस आ गया और भाई दयाल सिंह जी से मिला। तब तक इन्होंने भी अपनी मुनासिब कार्यवाही कर डाली, अर्थात तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात भली भांति देख डाले और जासूसी महकमे के बड़े अफसर से मिलकर उससे इस बात की इजाजत ले ली कि इस मुकदमे की जांच मैं फिर से करूं, और जब तक मेरी जांच का आखिर ना हो तब तक मुजरिम को आराम से रखा जाए। बस जासूसी महकमे के बड़े अफसर ने इनके खातिर रखा इन्हें इस मुकदमे की जांच करने का परवाना दे दिया, और इसे पाकर ये अपनी कार्रवाई करने लगे। इतने में ही मैं यहाँ आ गया और इनसे मिला। फिर मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर आज हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं, और इसलिए आए हैं कि तुम उन 7 खूनों के बारे में ठीक ठाक हाल हम लोगों के आगे बयान कर जाओ। बस तुम्हारा इतना बयान हम लोग सुन लेंगे, तब तुम्हारे मुकदमे में भरपूर कोशिश कर सकेंगे। मैं तो बैरिस्टर साहब की इतनी लंबी चौड़ी वक्तता सुनकर सन्नाटे में आ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि जब ये मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के सामने एक ही सांस में बेरोक टोक इतना बक गए, तो फिर अदालत के हकीमों के सामने कितना और किस तेजी के साथ बोलते होंगे। अस्तु, मैं मन ही मन यही सब बातें सोच सोच कर चकित हो रही थी कि मुझे चुपके देखकर उन बूढ़े जासूस महाशय ने मुझसे यूं कहा, दुलारी सुनो बेटी, ये बैरिस्टर साहब यद्यपि मेरे सबसे छोटे लड़के के दोस्त और उसी के हम उम्र भी हैं, परंतु इनकी विद्या बुद्धि और वग्मिता बहुत बढ़ी चढ़ी है। यद्यपि अभी 2 ही बरस हुए हैं कि ये विलायत से बैरिस्टर पास करके यहाँ आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना काम करने लगे हैं, पर इतने ही थोड़े दिनों में इन्होंने वे काम किए हैं कि जिनके कारण हाई कोर्ट के बड़े बड़े नामी वकील बैरिस्टरों में इनकी धाक सी बंध गई है। हाई कोर्ट के जज लोग भी इनका लोहा मान गए हैं, और अब तक जिन जिन मुकदमों को इन्होंने हाथ में लिया उनमें ये पूरे कामयाब हो चुके हैं। मेरे लड़के के बहुत आग्रह करने से और साथ ही यह भी जानकर कि तुम इन्हीं की जाति की लड़की हो, ये इस बात पर तुल गए कि तुम्हें अपने भरसक जरूर ही फांसी से बचाएंगे। आगे जगदीश्वर जी ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अस्तु, अब तुमसे यही कहना है कि एक बार तुम अपनी सारी कहानी हम लोगों के आगे कह जाओ। बस उसके सुन लेने पर हम लोग अपनी राय कायम करेंगे, और यदि तुम्हारे बचने की कुछ भी आशा की जाएगी तो जी जान से परिश्रम करके तुम्हें बेदाग बचा लेने की कोशिश करेंगे। बूढ़े जासूस भाई दयाल सिंह जी की मीठी बातें सुनकर उन पर मेरी बड़ी श्रद्धा हुई, और मैंने उनकी ओर देखकर क्यों कहा, महाशय जी, मुझसे जो कुछ आप लोग सुनना चाहते हैं वे सारी बातें तो मेरे बयान में आ चुकी हैं, और उन्हें आप लोग देख भी चुके हैं। फिर अब उन बातों के अलावा नई बात मैं क्या कहूंगी जिसे आप लोग सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यह सब ठीक है, और तुम्हारे इजहार की पूरी पूरी नकल भी मेरे पास मौजूद है, पर फिर भी एक बार हम लोग तुम्हारी कहानी तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहते हैं। यद्यपि जो इजहार तुमने पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट के आगे दिए थे, बिल्कुल वही बयान तुमने जज के आगे भी किया, और इस ढंग से किया कि
तुम्हारे उन तीनों बयानों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। तो भी इस समय हम लोग तुम्हारा बयान फिर लिया चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि अब इस समय के तुम्हारे बयान के साथ तुम्हारे पहले के बयान किए हुए तीनों बयान मिलते हैं या उनमें और इस समय के बयान में कुछ फर्क पड़ता है। यह सुनकर मैंने पूछा, तो इतनी कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ तुम्हारे बचाने के लिए। मैंने पूछा, मेरे बचाने से आप लोगों का क्या लाभ? उन्होंने कहा, एक अमूल्य प्राण के बचाने से बढ़कर संसार में और कोई लाभ नहीं हुई। यह सुनकर मैंने यूं कहा, किंतु मैं अपने इस तुच्छ और अधम प्राण के बचाने की कोई आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा, तुम अभी निरी नादान लड़की हो, तभी ऐसा कह रही हो। सुनो, मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राण के बचाने के लिए जहां तक हो सके पूरी पूरी कोशिश करे। यदि उपाय के रहते भी कोई अपने प्राण बचाने का यत्न ना करेगा तो उसे निश्चय ही आत्महत्या करने का पाप लगेगा। जरा सा मुस्कुराकर मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मेरी समझ में तो ये आता है कि जिस अधम नारी को साथ साथ खून करने के अपराध लगाए गए, उसका संसार से उठ जाना ही ठीक है। क्योंकि मुझ जैसी घृणित स्त्री यदि जेल से छूटेगी भी तो वह फिर संसार में कहाँ खड़ी रहेगी, किस तरह लोगों को अपना काला मुंह दिखलावेगी और किसकी शरण रहेगी। आप लोगों को कदाचित यह बात मेरे इजहार के देखने से भली भांति मालूम हो गई होगी कि इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मैं कुमारी हूं और साथ साथ खून करने के अपराध में जेल की काल कोठरी में पड़ी हुई भरपूर सांसद भोग रही हूं। अब इस आशा को पहुंचकर भी यदि मैं किसी भांति छूट जाऊं तो मेरे छूटने से संसार की क्या भलाई होगी और मुझ खूनी औरत को कौन अपनावेगा। तब मेरी यह दशा होगी कि मैं समाज से दूर दुराई जाकर इधर उधर की ठोकरें खाती हुई भीख मांगती डालूं और न जाने कैसे कैसे घोर संकटों का सामना करूंगी। ऐसी अवस्था में उस घृणित जीवन से इस फांसी की तख्ती को मैं करोड़ गुना अच्छा समझती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे बचाकर और भी घोर धिघोर दुख सागर में यूं डूबने का प्रयत्न ना करें और मुझे सुख से मरने दें। आप लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतना कुछ किया, इसी के लिए मैं हृदय से आप लोगों की कृतज्ञ हूँ और असंख्य धन्यवाद आप लोगों को देती हूँ। बस इतना कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोई। फिर बैरिस्टर साहब और जासूस साहब के बहुत कुछ समझाने पर मेरा चित्त कुछ शांत हुआ और जासूस भाई दयाल सिंह जी ने यूं कहा, दुलारी, मैं समझता हूं कि तुम बड़ी समझदार लड़की हो, इसलिए इन व्यर्थ की बातों को तुम अपने जी से दूर करो और अपने चित्त ठिकाने करके मेरे आगे अपनी कहानी जरा दोहरा डालो। इस पर मैं कुछ कहना चाहती थी कि इतने ही मेरे जेलर साहब वहां आ गए और उन्होंने जासूस साहब और बैरिस्टर साहब की ओर देखकर यूं कहा, क्यों साहबों, 4 तो बज गए और अब सिर्फ 1 घंटा यहाँ पर आप लोग और ठहर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। यह सुनकर अपनी जेब में से एक कागज निकालकर भाई दयाल सिंह जी ने जेलर साहब के हाथ में दिया और कहा, लीजिए, इसे पढ़कर मुझे वापस कीजिए। यह सुन और उस कागज को अपने हाथ में ले तथा पढ़ने के बाद उसे लौटाकर जेलर साहब ने
बड़ी नम्रता से भाई दयाल सिंह जी से कहा, ओह ओह, तो अब तक इस हुक्मनामे को आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं? खैर, यह आप बड़े साहब का हुक्मनामा है और इस पर मजिस्ट्रेट साहब की सिफारिश भी है। बस अब आप तन्हा या अपने किसी के साथ जब तक चाहें जेल के अंदर रह सकते हैं और जब चाहें तभी आकर कैदी से बातचीत कर सकते हैं। जेलर साहब की बातें सुनकर मैं मन ही मन भाई दयाल सिंह जी की ताकत का अंदाजा लगाने लगी और उन्होंने जेलर साहब से कहा, लेकिन फिर भी अब इस समय हम चलते हैं। हम लोग कल सुबह 11 बजे आवेंगे और शाम तक रहकर इस कैदी औरत का इजहार लिखेंगे। यूं कहकर भाई दयाल सिंह जी उठ खड़े हुए और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर साहब भी खड़े हो गए। फिर वे दोनों जेलर साहब के साथ चले गए और जेलर का वह आदमी रतन उन कुर्सियों को उठाकर ले गया। वे दोनों जब चले गए तब मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे और मेरे सिर में ऐसे ऐसे चक्कर आने लगे कि मैं फिर बैठ ही ना रही सकी और अपना माथा पकड़कर धरती में लेट गई। कब तक मैं उस हालत में रही इसकी तो मुझे कुछ सुध नहीं रही, पर जब दिया बले एक कांस्टेबल ने आकर मुझे पुकारा तो मैं चैतन्य हुई। फिर एक कांस्टेबल मुझे दूध देने लगा, पर उस समय मेरा जी इतना बेचैन हो रहा था कि मुझसे वह पिया ना गया। हाँ, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी जरूर लिया था और इसके बाद मैं धरती में पड़े हुए कंबल पर पड़ी रही। सारी रात मैंने बड़े बुरे बुरे सपने देखे और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने आकर खूब जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली। सवेरे 2 हथियारबंद कांस्टेबल और 4 कैदी औरतों के साथ जाकर मैं मामूली कामों से छुट्टी पा आई और फिर अपनी कोठरी में बैठी हुई जासूस और बैरिस्टर की बातों पर गौर करने लगी। मैंने मन ही मन में यूं सोचा कि वास्तव में जासूस भाई दयाल सिंह जी बड़ी भारी ताकत रखते हैं और मेरे वे बैरिस्टर साहब भी खूब ही बोलना जानते हैं। अतएव ये खूब संभव है कि ये दोनों जबरदस्त आदमी जब एक हुए हैं तब अवश्य ही मुझे छुड़ा लेंगे। परंतु फांसी या जेल से छुटकारा पाकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके द्वार पर खड़े होंगी और कौन मुझे अपनावेगा। बस इसी तरह की बातें मैं मन ही मन सोच रही और रो रही थी। इतने ही में जेलर साहब ने आकर मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आया ही चाहते हैं। तुम पर जगदीश्वर की करुणा दृष्टि पड़ी है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य से बदलना चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े जबरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है, जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बात यह है कि भाई दयाल सिंह जी बहुत पुराने और बड़े जबरदस्त जासूस हैं और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है। तब जबकि यह दयाल सिंह तुम्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, मैं निश्चय कह सकता हूं कि तुम्हारा छुटकारा जरूर हो ही जाएगा। और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूं और यह बात जी से चाहता हूं कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वे यूं कहने लगे, देखो भाई दयाल सिंह की बड़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्ट्रेट साहब का एक हुक्मनामा मिला है जिसमें यूं लिखा है कि दुलारी काल कोठरी से निकाली जाकर एक साफ, अच्छी और बड़ी कोठरी में रखी जाए। उसे अब बड़ी हथकड़ी हरगिज ना पहनाई जाए
और उसके बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए और पहरे का भी काफी इंतजाम रहे। पर ऐसा कभी ना होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहिरे ओढ़ने और खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें तो वह जरूर ले लिया जाए और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सके। जितनी देर तक वे चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सके और उससे बातचीत कर सके इत्यादि। लो सुना तुमने? मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म की बानगी देखी तुमने? अब यह सब देख सुनकर तो यह बात तुम भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहां तक कह चुके थे कि इतने में ही वहां पर दो औरतें आ गई। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी काल कोठरी का दरवाजा खोला और मुझसे यूं कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारिने हैं। आज से ये तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुलाकर उस कोठरी में ले आवेंगी जिस पर अब तुम्हें रहना होगा। यूं कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा। पर जरा मैं ठिठकी रही और जेलर साहब से यूं कहने लगी, हाँ, कई दिनों से अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सजा हुई थी मैं नहाई नहीं हूं, इसलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूं। पर मुझे अपनी टहल चाकरी के लिए किसी टहलने की आवश्यकता नहीं है। साथ इसके मैं नई धोती अभी नहीं पहनना चाहती जिसे कि आपने अभी इस कहारी को दिया है, इसलिए इस धोती को आप वापस ले लें। हाँ, नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। यह सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी इज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं जरा भी राजी ना हुई तो उस धोती को उन्होंने उस कहारी से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारियों को भी अपने साथ नहीं ले आना चाहती थी, पर मेरी बात नहीं मानी गई और मैं इन दोनों के साथ एक ओर चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे वो दोनों कहारिनें एक कुएं पर ले गई जिसके बगल में एक जाफरी पट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़े फिर पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहराया गया था। फिर वे दोनों जनाने कित्ते की ओर उस कोठरी के पास मुझे ले आई जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर क्या देखा कि जेलर साहब वहां पर मौजूद हैं। मुझे जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबल को वहां से विदा किया और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओहो, उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वह 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है और उसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही ओर लोहे का छड़दार मजबूत दरवाजा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी और उस पर 2 अच्छे विलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताजी ताजी पूरियां भी रखी हुई थी। एक तरफ 2 कोरी धोतियां, पलंग के अलावा मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी भी वहां पर पड़ी हुई थी और कोठरी के बाहर
3 कुर्सियां रखी हुई थी। अरे, मेरी ऐसी खूनी औरत के लिए, जिसे कि फांसी की सजा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियां की गई हैं? क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे एक फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं? आज तो बहुत देर तक मैं कुछ सोच ना पाई, क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यूं कहा, दुलारी, तुम जल्दी खाने पीने की छुट्टी पा लो, क्योंकि 10 बज चुके हैं और ठीक 11 बजे बैरिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज अफसर साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यूं कहकर जेलर साहब वहां से जाया ही जाते थे कि मैंने उन्हें रोका और उनसे यूं कहा, महाशय, तनिक ठहर जाइए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। यह सुनकर वह ठहर गए। तब मैं उनसे यूं कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप इतने दिनों में मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहां पर भी बराबर दूध पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहां से मैं इस जेल में भेजी गई और अभी तक यही पड़ी हुई हूँ। यहाँ भी जिस दिन से आई हूँ बराबर दूध पी रही हूँ, और सिवाय दूध या पानी के अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज मैंने अपने मुंह में नहीं डाली। तो फिर यह सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी सारी तैयारी की? आप तो यह बात जानते ही हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3-3, 4-4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मारकर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर यह बात जानबूझकर भी मेरे चिढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको यह विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीजों को कभी छूंगी भी? हाँ, यह आपको अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखे, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी तब तक उसी ढंग से रहूंगी जिस ढंग से अब तक रही हूं। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ न चाहिए। हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के पूर्वे, यानी अपने बर्तन में पीऊंगी जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूं। मुझे पहले की भांति नित्य कच्चा दूध मिलना और मेरे दूध में कभी भी मीठा ना डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का ग्लास मेरी कोठरी में जरूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप अपने ये सुराही गिलास, पूरी मिठाई और मिठाइयों को यहाँ से ले जाइए, और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है, और बढ़िया कंबल भी मुझे ना चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं, जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूंगी और दूसरे को ओढ़कर जाड़े की यह रात काट लूंगी। मेरे फेर देने पर भी फिर यहाँ पर ये 2-2 नई धोतियां क्यों लाकर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीजों को यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये सब मेरे काम में कभी भी नहीं आने की। मेरी ऐसी और लंबी चौड़ी बातें सुनकर जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरे ओर निहारने लगे और जरा ठहर कर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज यह जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, यह सब दयाल सिंह के हुक्म का और बैरिस्टर दीनानाथ के खर्चे से किया गया है, और ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम ज्यादा हठ ना करो और अपने सहायकों की हुई सहायता को स्वीकार कर लो।
मैं बोली, नहीं महाशय, यह कभी नहीं होने का, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा परिणाम क्या होगा, अर्थात मैं फांसी पड़ूंगी या इस संसार से छुटकारा पाऊंगी। तो जबकि अभी इस बात का कोई निश्चय नहीं है, तब तक अब इस चला चली की बेला इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण नहीं करूंगी। इसमें और भी एक बात है, और वह यह कि मेरे पिता को मेरे यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है और उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रियाकर्म नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर भी मैं इन चीजों को कैसे छू सकती हूँ? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, यह क्यों? सुनिए, इसका एक कारण है, और वह यह कि मैं मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है और ऐसा व्रत किया है कि यदि भाग्यों से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती, तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझ अभागिन की इस तुच्छ विनती का मान लीजिए और इस कोठरी में इन सब चीजों को दूर हटाइए। मेरी ऐसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया था, इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर रुमाल से अपने नैन पूछे और मेरी ओर बिना देखे यूं कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक ठाक कह रही हो। वास्तव में जो जो कुछ तुमने कहा उनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, और सचमुच तुम्हारी सी सुशीलता लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ भाई दयाल सिंह ने हुक्म दिया, मैंने वही किया। इसलिए अब जब तक वे मुझे दूसरी आज्ञा ना देंगे, तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से ये चीजें नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यूं कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आवे सो आप कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुतेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पढ़ सकती हूँ। वे बोले, अच्छा, अब वे तीनों साहब आया ही चाहते हैं, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझा कर कह दूंगा, और तब वे जैसा मुझे हुक्म देंगे वैसा मैं करूंगा। यूं कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहां से चले गए, और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। थोड़ी ही देर पीछे 11 बजे और जेलर साहब के साथ भाई दयाल सिंह जी और बैरिस्टर साहब आ पहुंचे। जेलर साहब ने मेरे कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और वे तीनों उस कोठरी के बाहर खड़े हो गए। इन लोगों को देखकर मैं भी उठ खड़ी हो गई थी। मुझे वैसे ढंग से सिर झुकाए हुए खड़े देखकर भाई दयाल सिंह जी ने मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, तुम्हारी सारी बातें जेलर साहब की जुबानी मुझे अभी मालूम हुई हैं। तुमने जो कुछ कहा वह बहुत ठीक ठाक कहा, पर यहां पर मैं एक ऐसी बात तुम्हें सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें कुछ संतोष होगा, और तब फिर तुमको इतने व्रत या नियम करने का कोई आवश्यकता ना रह जाएगी। मैंने उनसे पूछा, तो वह बात कौन सी है? वे कहने लगे, क्या यह बात तुम जानती हो कि तुम्हारे दूर के नाते के कोई चचा भी हैं? यह सुनकर मैंने तुरंत कहा, हाँ हाँ है, वे कानपुर के पास ही एक गांव में रहते हैं और उनका नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है। एक बेर वे मेरे यहाँ आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था, पर इस बात को बहुत दिन हो गए हैं। वे मेरे यहाँ किस काम के लिए आए थे यहाँ तो मुझे नहीं मालूम, पर
इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मेरे पिता के साथ उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी और वे तनक कर चले गए थे। इस बात को आज 8 बरस हो गए होंगे। बस फिर तब से ना तो मैंने उन्हें कभी देखा और ना उनका कोई जिक्र ही अपने पिता से सुना। अस्तु, तो इस समय आपने उनका जिक्र क्यों किया? वे बोले, सुनो, कहता हूं, मैं तुम्हारे गांव पर अभी कई दिन हुए गया था और तुम्हारे चचा रघुनाथ प्रसाद तिवारी से भी मिला था। उनकी जुबानी तथा उस गांव के और लोगों की जुबानी भी मुझे यह बात मालूम हुई कि तुम्हारे पिता के मरने की खबर पाकर वे तुम्हारे घर आए। पर घर आने पर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता गंगा में बहा दिए गए हैं और तुम खून के झमेले में फंस गई हो, तब उन्होंने तुम्हारी आशा तो छोड़ दी और तुम्हारे पिता का पुतल विधान करके उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। फिर श्राद्ध निपटने पर 1-2 बार वे तुम्हारी टोले ने कानपुर भी गए थे। पर जब उन्होंने यह देखा कि खून के जुर्म पर तुम पूरे तौर से जकड़ गई हो, तो फिर वे तुम्हारे गांव से चले गए और तुम्हारे पिता के घर द्वार और खेत पर अदालती कार्रवाई करके उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब वे अपने गांव को छोड़कर तुम्हारे पिता के घर में अपनी गृहस्थी के साथ आ बसे हैं और खेती बाड़ी करने लगे हैं। तुम्हारे पिता के साथ 8 बरस पहले जो तुम्हारे चचा का झगड़ा हुआ था, उसकी बात भी वे मुझसे कहते थे। वह बात यही है कि वे अपने साले के लड़के के साथ तुम्हारा ब्याह कर देने के लिए बड़ा आग्रह कर रहे थे, पर तुम्हारे पिता ने उनकी वह बात नहीं मानी थी। बस उस लड़ाई झगड़े की जड़ यही थी। हाँ, तुम्हारे मुकदमे में जो उन्होंने कुछ भी पैरवी नहीं की, इस बात के लिए तब मैंने उन्हें बहुत फटकारा। तब उन्होंने अपनी गरीबी का हाल कहकर रोना प्रारंभ किया। फिर वे मेरे साथ तुमसे मिलना आना चाहते थे, पर यह समझकर मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया कि एक बार इस बारे में तुमसे पूछ लूं, तब उन्हें तुम्हें मिलाने लाऊं। बस मेरे इतने कहने सुनने का मतलब केवल यही है कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध इत्यादि हो गया है, इसलिए अब तुम बात की चिंता छोड़ो। भाई जी की ये बातें सुनकर कुछ देर तक तो मैं चुप रही, फिर यूं कहने लगी, सचमुच मेरे पिता का श्राद्ध हो गया है? यह सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। वास्तव में मेरे पिता का श्राद्ध का अधिकार मेरे चाचा को ही था। सो ऐसा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि मैं पुत्री हूं, इसलिए मेरा किया हुआ श्राद्ध कदाचित शास्त्रानुकूल ना होता। तो और यह बात सुनकर भी मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मेरे चचा ने मेरे पिता की बची बचाई जगह जमीन पर दखल कर लिया, क्योंकि वे कुटुंबी हैं और गोत्री भी हैं। इसलिए मेरे पिता की संपत्ति के वे ही सच्चे अधिकारी हैं। सो अधिकारी ने अपना अधिकार पाया। ये बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपने पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। खैर, यह सब तो हुआ, पर फिर भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि जब तक मैं फांसी का छुटकारा ना पाऊं और जेल से बाहर ना आऊं, तब तक आप लोग मुझे उसी अवस्था में पड़ी रहने दें जिस दशा में मैं इतने दिनों से जेल में रही हूं। बस मेरी इस प्रार्थना को आप कृपा कर स्वीकार कीजिए, तभी मुझे सच्चा और हार्दिक सुख संतोष मिलेगा। इस पर बैरिस्टर साहब तो कुछ भी ना बोले, पर भाई दयाल सिंह जी बड़ा आग्रह करने लगे। पर जब मैंने किसी तरह भी उनकी बात ना मानी, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर जेलर साहब से यूं कहा, अच्छा साहब, जिसमें यह लड़की संतुष्ट हो वही आप कीजिए। यह सुनते ही जेलर साहब ने 5-4 कांस्टेबलों को बुलाया और उनके आने पर जेलर साहब के हुक्म से सारी चीजें उस कोठरी से हटा दी। इसके बाद लोहे की बाल्टी में पानी और टीन का ग्लास लाकर रख दिया गया और 2 नया किंतु साधारण कंबल भी मुझे दे दिया गया। इसके बाद उन्हीं दोनों कहारियों में से एक कहारी
एक कोरी हंडिया में दूध ले आई, जिसे बाहर जाकर मैंने पी लिया। फिर जब मैं मुंह हाथ धोकर अपनी कोठरी में लौट आई, तब जेलर साहब मेरी कोठरी का ताला खुला छोड़कर चले गए। मैंने देखा कि आज मेरी कोठरी के आगे कोई कांस्टेबल नहीं टहल रहा था। जेलर साहब के जाने पर मेरी कोठरी के बाहर दालान में भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और भाईजे के कहने से मैं अपनी कोठरी के अंदर जमीन पर बैठ गई। मेरा ऐसा ढंग देखकर भाई दयाल सिंह जी ने कहा, है यह तुम क्या करती हो? ऐसे जाड़े पाले में खाली धरती पर क्यों बैठती हो? यह सुन और सिर झुकाकर मैंने जरा सा मुस्कुराकर कहा, जी, एक तो मुझे सर्दी गर्मी के झेलने का जन्म से ही अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरे इस जेल ने मुझे और भी ठोस बना दिया है। यो कहते कहते मेरी दृष्टि बैरिस्टर साहब की ओर गई, तो मैंने क्या देखा कि वे मुंह फेर कर अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि हाय, मुझ अभागिन के लिए वे इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। पर उस बात पर मैं अधिक ध्यान न देने पाई, क्योंकि भाईजी ने अब की बार जरा बिगड़ कर यूं कहा, बस बहुत हुआ, एक लड़की को अपने बड़ों के आगे इतना हट और इतनी ठिकाई कभी ना करनी चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इन दोनों कंबलों में से एक को बिछा लो और दूसरे को ओढ़कर सहूलियत से अपनी कोठरी में बैठ जाओ। यह सुनकर फिर मैंने कुछ न कहा और चुपचाप कंबल को धरती में डालकर मैं उस पर बैठ गई और दूसरे को मजे से मैंने ओढ़ लिया। सचमुच उस समय मुझे बड़ा जाड़ा लग रहा था, क्योंकि सवेरे मैंने ठंडे पानी से खूब नहाई थी। इसलिए भाईजी की इस डांट फटकार को मैंने मन ही मन अनेक धन्यवाद दिया और सर्दी से कांपते हुए कलेजे धीरे धीरे गर्म किया। तो दोस्तों, खूनी औरत का 7 खून की कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि जब दुलारी से मजिस्ट्रेट साहब और भाई दयाल सिंह जी सवाल करेंगे, तो आखिर दुलारी क्या बताएगी? उसकी असली कहानी क्या है? क्या वह सबके सामने सच का पर्दाफाश करेगी, या फिर वो अपने अतीत का कोई ऐसा राज छुपा रही है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सुनिएगा खूनी औरत का 7 खून भाग 2। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्दों की आवाज के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।